So we are studying introduction to research. In last lecture, we have already covered stages in research process. So जो 12 stages है, starting with identifying and selection of research problem, वहां से लेकर follow up तक हमने सारी stages cover की थी. आज हम लोग पहला पार्ट जो है हमारा स्टेजेस इन रिसर्च प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. तो ये रिसर्च प्रॉब्लम का सिलेक्शन कैसे हो सकता है, इसको सिलेक्ट करने के लिए हमें कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं. तो हमारा जो प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन होता है वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. सो हियर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. So a problem for the purpose of study must be selected only after considering certain factors for criteria. The criteria can be broadly grouped into two groups. One is internal factor, other is external factor. So यहाँ पे हम लोग एक चार्ट देख रहे हैं जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे इंटरनल फैक्टर्स है, राइट हैंड साइड में एक्सटर्नल फैक्टर्स है. इंटरनल फैक्टर्स होता क्या है? रिसर्चर्स इंटरेस्ट, रिसर्चर्स competence and availability of resources. So let's see what is this. First, researchers interest. ओके, सो इंटरनल फैक्टर मतलब विद इन रिसर्चर खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्चर के खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से. सो द रिसर्चर शुड बी डीपली इंटरेस्टेड इन अ प्रॉब्लम. He should be determined to find solution to the problem, and he must have the perseverance to arrive at effective solution. In other words, there should be complete devotion and dedication on the part of the researcher to deal with the research work. देखो क्या होता है, हमें फाइनेंशियल और अकाउंटिंग रिसर्च करना है, लेकिन हमारा स्पेसिफिक इंटरेस्ट बैंकिंग से रिलेटेड है, किसी का इंटरेस्ट इंश्योरेंस में है, तो वो अपना सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम उस एरिया का कर सकता है. तो उसका रिसर्चर का इंटरेस्ट के ऊपर वो प्रॉब्लम सिलेक्ट हो जाता है. देन रिसर्चर का कंपिटेंस मींस उसका नॉलेज, उसका रिसर्च वर्क करने का डेडिकेशन और द स्किल. ओके, सो उसको उसका नॉलेज एप्लीकेशन करने को आता है कि नहीं. तो रिसर्चर शुड हैव द नॉलेज, एबिलिटी एंड स्किल टू हैंडल द रिसर्च एक्टिविटी, कि वो एक्टिविटी उसको संभलेगी या नहीं. तो उस नेचर का वो प्रॉब्लम सिलेक्ट करता है जो उसको कंफर्टेबल हो. देन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. द नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ resources. And what is that? Whether the money, time, okay, the resources are money, time, and many other things, whether they are available to him or not. So these are internal factors. So in more significant internal factors affecting problem selection is availability of resources. The researcher should have adequate time and money to handle the research activity. तो दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. टाइम, अगर आपके पास टाइम कितना है, बहुत ज्यादा टाइम है तो आप कुछ बड़ा रिसर्च, बड़ा प्रॉब्लम एड्रेस कर सकते हो, या बहुत ज्यादा पैसा है, फंड है, तो भी आप बहुत सारे रिसोर्सेस इस्तेमाल कर सकते हो, आपके साथ एडिशनल रिसर्चर ले सकते हो. बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन मनी एंड टाइम. So these three factors, one is researcher interest, other is researcher competence, and third is availability of resources. These three are internal factors. Okay, so हमारे इस चार्ट में नेक्स्ट पार्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं? विच आर आउट ऑफ द रीच ऑफ द रिसर्चर. सो रिसर्चर के बाहर का, कंट्रोल के बाहर का फैक्टर्स है. वन इज क्वालिटी ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, availability of facilities, social relevance, research personnel, उसके पास जो काम करने लोग हैं, urgency and importance of the problem, in the external fact, feasibility of research. So let's have look on external factor. One is quality of research problem. So what sort of research problem we are taking? So there is no sense to study a research problem if it not serve any purpose. So also one should not waste one's time and efforts on problems studied thoroughly by others. However, one may repeat an earlier study to validate the findings to
डिफरेंट सिचुएशन। सो किस नेचर का स्टडी कर रहे हैं हम लोग, किस एरिया का स्टडी कर रहे हैं, हमारे लिए अगर वो सोशल प्रॉब्लम है या कोई दूसरी स्टडी के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो दैट इज कम अंडर एक्सटर्नल फैक्टर्स। देन द availability of facilities. Researcher requires certain facilities such as appropriate library facilities. तो अगर उसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है तो उसको बुक्स चाहिए होगा, रिसर्च पेपर्स चाहिए होगा, आर्टिकल्स चाहिए होगा, वो उसे लाइब्रेरी में मिल सकता है। सो लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। देन डेटा प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। अभी डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है, एडिटिंग, कोडिंग, डिकोडिंग एट द मशीन ऑपरेटिंग हो सकता है, या कोई स्टैटिस्टिकल टूल इस्तेमाल करते हो, एक्सेल है या और कोई क्या बोलते हैं, SPSS करके एक प्रोग्राम रहता है जो डेटा एनालिसिस करता है। तो ऐसे सारे प्रोसेस करने के लिए, डेटा एनालिसिस प्रोसेस करने के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं। Then the researcher must consider the availability of external facilities to make the research study effective. तो अगर वो फैसिलिटी है या नहीं है, उस आंसर के ऊपर उसका सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड करता है। वो फैसिलिटी अवेलेबल है, देन ही विल गो फॉर इट। नहीं है तो ही मे चेंज द प्रॉब्लम और द सुटेबल आइटम। उसके पास जो फैसिलिटी है उससे सुटेबल वो प्रॉब्लम सेलेक्ट कर सकता है। देन सोशल रिलेवेंस। तो द रिसर्च शुड बी सोशली रिलेवेंट। हमारे रिसर्च का हमने आविष्कार कॉम्पिटिशन्स के बारे में डिस्कस किया अर्लियर। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस होता है सोशल रिलेवेंस। अगर हमारा आउटकम या हम लोग जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं वो पर्पस सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो उसका कोई मैटर नहीं। सो ऐसे स्टडी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। वेयर एज सो द रिसर्च शुड बी कंडक्टेड टू for the social relevance. The factor of social relevance is especially important in case of higher level academic research and sponsored research. बहुत बार गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रिसर्चेस होता है, गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करता है। ICSSR इम्प्रेस करके एक संस्था है, they are providing lakhs of rupees, near about 400 crore rupees they are spending every year on research work. So such kind of things available of funds. So for them social relevance is very essential. So without social relevance they are not allowing you to conduct the research. Then research personnel, हमारे पास research work करने वाले जो persons है, so at a time research activity require a good deal of research personnel to undertake the field interview and other related activity. हमारे पास जो पर्सनल हमें हेल्प करने के लिए है वो फील्ड रिलेटेड एक्टिविटी कंडक्ट करेगा या उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा। सो द रिसर्चर शुड कंसीडर द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट रिसर्च पर्सनल टू असिस्ट हिम इन रिसर्च वर्क। अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है, तो वो हमारे किसी काम के नहीं, या रिसर्च वर्क में वो हर्डल बनेंगे, उनसे कुछ काम नहीं होगा। सो दैट इज वेरी important. If necessary, the research personnel need to be provided with the necessary guidance and training to undertake the research activity effectively. So research personnel ये भी एक फैक्टर होता है कि हमारे पास availability of research personnel है या नहीं है। Then we are going to select the research problem. The next one, urgency and importance of the problem. Problem कितना urgent है, कितना important है। So business organizations and other institutions face a number of problems. They should list out the problems in order to their urgency and importance. आज की डेट में हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोविड के केस में अर्जेंसी था हमें वैक्सीनेशन का, जल्द से जल्द वैक्सीनेशन अवेलेबल हो, तो उसके ऊपर रिसर्च होना जरूरी था। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसी एंगल में, सारा सोर्सेस उसी डायरेक्शन में क्या बोलते हैं शिफ्ट किया गया। सो अर्जेंसी लेवल के ऊपर हमें प्रॉब्लम सिलेक्ट करना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम को पहले एड्रेस करना है। बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, लेकिन आज सबसे पहला प्रॉब्लम है कोरोना के लिए कोविड वैक्सीन या हमें वैक्सीनेशन जरूरी है। सो अर्जेंसी मैटर करता है, तो उस हिसाब से आपका प्रॉब्लम सिलेक्ट हो जाता है। अगर अर्जेंसी के बेसिस पे जाएंगे तो मोस्ट अर्जेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विल बी selected first. So selection of problem depend on this part also. Thereafter, the next one is last, feasibility of the research. Okay.
feasibility of the research, most of all the researchers should consider the feasibility, whether it is possible or not. He should find well in advance whether or not he would be able to. So the collect relevant data from the right sources, obtain proper responses from the respondents, get the required cooperation and guidance from the concerned authorities in providing data or accessing the records. There are some organizations such as private organizations do not easily allow research to access their record. For example, हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टडी करना है और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आप सिलेक्ट करते हो सर मुझे पर्टिकुलर कंपनी का अकाउंट्स चेक करना है। वो कंपनी सोल प्रोपराइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उस नेचर के हिसाब से उसका अकाउंटिंग कंप्लायंसेस डिपेंड करता है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है, उसको पब्लिक डिस्क्लोजर करना कंपलसरी होगा तभी आप वो डेटा एक्सेस कर सकते हो। जो लिस्टेड कंपनीज है उनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लिस्ट करना पड़ता है, तो उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पब्लिक डिस्क्लोजर में अवेलेबल होता है, हम लोग उसका क्या बोलते हैं बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस चेक कर सकते हैं। लेकिन आज अगर हम लोग चाहते हैं कि पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अकाउंट हमें देखने को मिलेगा, सो यू विल नॉट हैव दैट एक्सेस। सो हमें वो एक्सेस नहीं होगा तो हम लोग उनके ऊपर कैसे रिसर्च कर सकते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। यस, वी कैन टॉक इन डिफरेंट वे, डिफरेंट जनरल टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं, उनके बाकी, लेकिन उनके बजट के ऊपर फाइनेंशियल्स के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि वो डेटा एक्सेसिबल नहीं है, डेटा अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड है। सो देयरफॉर द फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च, कि वो रिसर्च हो सकता है कि नहीं हो सकता है। किसी मरे हुए आदमी का हम लोग इंटरव्यू नहीं ले सकते, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग, सो दैट इज नॉट एट ऑल फीजिबल। उसके बारे में लोगों से ओपिनियन ले सकते हैं, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, लेकिन उसका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकते जो है ही नहीं यहाँ पे। सो फिजिबिलिटी रिसर्च करते हो, वो फिजिबिलिटी मैटर करता है कि वो प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हो वो फिजिबल है कि नहीं। इफ फिजिबल देन ओनली यू कैन गो फॉर इट, otherwise selection of problem will change. So this is how we should go with the selection of problem for external factors. The 6 factors are affecting selection of problem.